Well, good afternoon, beta. Once again, welcome. अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे। जिससे पहले हमने गैंग्रीन के बारे में डिस्कस किया, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन क्या होती है, गैस गैंग्रीन क्या होती है, उनका डिफरेंस, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। वेल, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस हमने ये कहा था कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है, लेकिन इसके अंदर सेलुलर कंडेंसेशन हो रही होती है। और नेक्रोसिस में सेलुलर स्वेलिंग होती है। नेक्रोसिस के अंदर सेल मेम्ब्रेन ब्रोकन हो जाती है, लेकिन अपोप्टोसिस के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है दैट विल रिमेन इंटैक्ट। अपोप्टोसिस हमने डेफिनेशन भी पढ़ा है कि ये एनर्जी डिपेंडेंट है एंड दैट रिक्वायर्स एटीपी, बट इन द नेक्रोसिस एटीपी इज डिप्लीटेड। In the necrosis, cell lyses, eliciting an inflammatory reaction, but in the apoptosis, cells are phagocytosed, no tissue reaction occurs। जिस तरह हमने आरबीसी की एग्जांपल ली है कि जब सेल फ्रेजाइल हो जाते हैं तो फेगोसिटिक रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम या सेल उसको फेगोसाइटोज कर देते हैं या फेगोसाइटोसिस हो जाती है। लेकिन नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अकर होता है और सेल लाइसिस होना शुरू हो जाती है। DNA fragmentation is random and smeared. There is no arrangement in the necrosis as occurs in the DNA. But in the apoptosis, जो लेटर्स है डीएनए का अगर आपने देखा होगा तो उसमें फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है। जो नेक्रोसिस है इन विवो, होल एरिया ऑफ द टिश्यू आर इफेक्टेड, लेकिन अपोप्टोसिस में इंडिविजुअल सेल आर इफेक्टेड। लाइक आरबीसी का एक सेल है, वो एक सेल ही इफेक्टेड होएगा। एक सेल की अपोप्टोसिस होनी है, मल्टीपल सेल की अपोप्टोसिस होनी है, बट नेक्रोसिस के अंदर टिश्यू इन्वॉल्व है, ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो दैट आर इन्फेक्टेड। वेल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होते हैं। ये दो तरह से पाथवे हैं कि अपोप्टोसिस होती कैसे है। इसमें दो पाथवे होते हैं। अब इन दो पाथवे के अंदर क्या हो रहा होता है, पहला माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे होता है और दूसरा डेथ रिसेप्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। अब जो डेथ रिसेप्टर्स है इसके ऊपर लाइगेंटेड इंटरेक्शंस होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ आके कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें आके अटैच होना होता है। अब ये जो रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शंस होती हैं
इनके अंदर फास्ट अटैच हो सकते हैं, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स अटैच हो सकते हैं। उसके बाद ये अडाप्टर प्रोटीन होती हैं, वो इसको सेल के अंदर लेके आती हैं। देन कैस्पेसिस इनिशिएशन होती है। कैस्पेसिस इनिशिएशन के बाद देन ये ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो इंट्रिंसिक पाथवे है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें सबसे पहले सेल इंजरी होती है। सेल इंजरी के अंदर ये सर्टेन फैक्टर्स होती हैं, जिनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स विड्रॉल्स हो सकते हैं, डीएनए डैमेज बाई रेडिएशन हो सकती हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, फ्री रेडिकल हो सकती हैं, ये प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो सकती है, ईआर स्ट्रेस हो सकती है। तो ये क्या करती हैं, ये करती हैं BCL2 फैमिली सेंसर्स को एक्टिवेट करते हैं, और BCL2 फैमिली सेंसर्स इफेक्टर्स के ऊपर एक्ट करने के बाद उनकी जो रेगुलेशन नॉर्मली हो रही होती है, जो रेगुलेटर्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की नॉर्मल प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, उसको इनहिबिट करवाना शुरू कर देती हैं, जिसके रिजल्ट में साइटोक्रोम सी की प्रोडक्शन हो रही होती है, अदर अपोप्टोटिक प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और अगेन ये कैस्पेसिस को इनिशिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कैस्पेसिस प्रोड्यूस होंगे तो अगेन एंडोन्यूक्लियसेस एक्टिवेशन होगी, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन होगी। डीएनए की फ्रेगमेंटेशन होने के बाद एट द एंड मेम्ब्रेन ब्लेब्स की तरफ मूव करेंगे, और अपोप्टोटिक जो सेल बॉडी है उसके अंदर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फेगोसाइटोसिस होएगी, और ये नॉर्मल अपोप्टोटिक का पाथवे है जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू अपोप्टोसिस हो रही होती है। मुझे लगता है ये आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आएगी, हम इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे कैसे अपोप्टोसिस, इंट्रिंसिक पाथवे से कैसे अपोप्टोसिस होती है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे से कैसे अपोप्टोसिस हो रही होती है। इसमें बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं। बायोकेमिकल चेंजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइक एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस होना शुरू हो जाती है, प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स की एक्टिवेशन हो सकती है, क्रॉस लिंकेज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन बाय एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियसेस, और मेम्ब्रेन अल्टरेशन एंड रिकग्निशन बाय द फेगोसाइट्स। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक अपप्रोटिक में जो मैकेनिज्म है इसमें, एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टिमुलेटेड बाय ligand receptor interaction, ये fast ligand with fast molecules also called as alpha nicotinic factors। ये वो डिटेल है जो पीछे डायग्राम के अंदर डायग्राम दिखाई गई है, ये डायग्राम, इसकी ये डिटेल आगे मेंशन की हुई है। और interaction with the death inducing molecules with death receptors, this activates the death domain of fast receptors, and these death domains activate adapter proteins, and these proteins activate procaspases। सबसे पहली चीज एक्सटेंसिव पाथवे के अंदर दैट आर स्टिमुलेटेड बाय ligand receptor interactions। अब ligand receptor interactions क्या हैं? बेटा बुक में आपकी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे इनाम दानिश में आई थिंक नहीं होगी, आप फोर्थ में है उसमें आप करना चाहते हैं तो दैट्स एनफ। आप ये जो डायग्राम है उसको देख लें, और ये जो डिटेल लिखी हुई है ये बेटा कोर्स से मैंने ली हुई है चीज़ें, ये आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी हम इसको बोर्ड के ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि कैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे अपोप्टोसिस का काज करवाता है, राइट। तो पहला हमने ये कहा है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो लाइगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन के थ्रू एक्टिवेट होता है। इसमें फास्ट लाइगेंड
with fast molecules, also called alpha-terminal factor, are interaction of death inducing molecules with death receptors. ये उसके ऊपर एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर आके जो लेगेंड रिसेप्टर्स है उनके साथ इंटरेक्शन होती है। ये रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, यहाँ पे इन्होंने आके बाइंड करना होता है। दूसरा, दिस एक्टिवेट द डेथ डोमेन ऑफ फास्ट रिसेप्टर्स एंड दीज डेथ डोमेन एक्टिवेट अडाप्टर प्रोटीन्स। अब जैसे ही उनके साथ आके अटैच होंगे फास्ट रिसेप्टर डोमेन के साथ, तो इन्होंने क्या करना है, फास्ट दीज डेथ डोमेन्स जो अडाप्टर प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे, और अडाप्टर प्रोटीन्स जो हैं वो कैस्पेसिस को एक्टिवेट कर देती हैं, प्रो कैस्पेसिस को एक्टिवेशन कर देती हैं। दोज कैस्पेसिस प्ले रोल अर्ली रोल एज कॉल्ड इनिशिएटर्स, उसके बाद इसको इनिशिएटर्स के तौर पे काम करती हैं। and these initiator caspases activate executor caspases। अब सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर के साथ या लेगेंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन होएगा, तो क्या करेंगे, डेथ डोमेन ऑफ फास्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, वो डेथ डोमेन को एक्टिवेट करेगा, डेथ डोमेन अडाप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, और ये अडाप्टर प्रोटीन एक्टिवेट प्रोकैस्पेसिस। जैसे प्रोकैस्पेसिस बन जाएंगे तो इनको कहा जाता है ये अर्ली इनिशिएटर्स हैं, और ये इनिशिएटर कैस्पेसिस एग्जीक्यूटर कैस्पेसिस को एक्टिवेट कर देंगे, इनिशिएट कर देंगे, और एग्जीक्यूटिव कैस्पेसिस डिग्रेड साइटोस्केलेटल प्रोटीन, और ये क्या करेंगे कि जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन है उसकी डिग्रेडेशन करना शुरू कर देंगे, न्यूक्लियर प्रोटीन की करना शुरू कर देंगे, एंड आल्सो एक्टिवेट डीएनएज which cleavage the nucleosome and internucleosomal fragmentation occurs, and then the cell membrane blubs out and apoptotic bodies buds out, and phospholipids of cell membrane alteration occurs, which act as a receptor of phagocytic cell. Apoptotic bodies eventually digested by phagocytic cell, especially macrophages. बेटा मुझे लग रहा है ये आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी। आप इसको देख लें, ये मैंने और इसको इजी किया हुआ है। ligand receptor interaction, activation of death domain receptors, उसके बाद activation of adapter protein and their death domain। अब ये क्या करेगा, ये प्रोकैस्पेसिस एक्टिवेशन करता है और इनिशिएटर कैस्पेसिस एक्टिवेशन काज करता है, और कॉमन पाथवे एक्टिवेटेड हो जाता है।
ओके, ये जब कॉमन पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, कॉमन पाथवे एक्टिवेशन के बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्मिक साइटोस्केलेटन की डिस्ट्रक्शन होती है, एग्जीक्यूटेड कैस्पेसेस एक्टिवेशन होती है, डीएनएज एक्टिवेशन होती है और डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन और अपोप्टोटिक बॉडीज और फेगोसाइटोसिस हो जाती है। अब इस डायग्राम को देख लें, ये पढ़ लें 2 स्लाइड्स, ये इस डायग्राम को देख लें, ये तीनों में सेम चीज़ बताई गई है। ओके, जिसके बाद है रोल ऑफ P53 इन द apoptosis कि P53 क्या करती है। P53 induces apoptosis through the transcriptional activation of pro-apoptotic pathway when repair to DNA is not possible, and co-feeder gene continually signaling P53, also called as guardian of genome. Instead of that, when error detected by the proofreader, it signals P53, which activates replication, arresting, and repaired gene. If error corrected, then replication started again. If not, then a pro-apoptotic pathway activated by the P53. साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड अपोप्टोसिस होती है, जिसमें CD8 सेल प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल like CD4 helper T cells are generated in the thymus and express the T cell receptors. However, rather than CD4 molecules, cytotoxic T cell express say dimeric coreceptor CD8, usually composed of one of the CD8 alpha and one CD8 beta chain. CD8 T cell plus T cell recognize peptides presented by major histocompatibility complex class 1 molecules and found on the all nucleated cells. The CD8 heterodimers binds to the conserved portions, the alpha 3 region of the major histocompatibility complex class 1 during T cell antigen presenting cell infections. And CD8 T cell, often called cytotoxic T lymphocytes or CTLS, are very important for immune defense against intercellular pathogens, including viruses and for tumor surveillance.
When a CD4 plus CD8 plus T cell recognizes its antigen and become activated, they release perforins, which drill the hole in the cell of the affected cell, and then through this hole, enzymes are released into the cell, which activate common apoptotic pathway by activating executed caspases. Caspases basically क्या हैं? Caspases are family of proteolytic enzymes having cysteine in their active pockets, and they cleavage target peptides as they escorted specific point in the process of apoptosis. और कैस्पेसेस जो हैं ये cysteine aspartate proteases, cysteine aspartate और cysteine dependent aspartate directed proteases होती हैं, or a family of proteases enzymes playing essential role in the programmed cell death. And that's all I think. ये जो apoptotic pathway है, intrinsic pathway और extrinsic pathway, that is quite difficult I think for you people. इसको हम इंशाल्लाह बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, नथिंग टू वरी. इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे की एक डायग्राम है. इस डायग्राम को आप एक दो दफ़ा देख लेंगे तो apoptotic पाथवे जो है ये आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. इसमें देखिए एक दफ़ा पढ़िए ये स्लाइड्स को, अगर कोई नहीं समझ आती तो लेट मी नो. उसके बाद नेक्स्ट हम क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन उसमें देखेंगे, और डायबिटिक फुट इसमें अभी हमारा पेंडिंग है. डायबिटिक फुट अभी डिस्कस कर लेते हैं. बट यू से क्लास डायबिटिक फुट अभी डिस्कस कर लें. बाकी ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हम बोर्ड को भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह. ओके वेल, अभी स्लाइड्स में अपलोड करूं बल्कि नहीं, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं. बेटा ये जो आपको स्लाइड्स दी है ना, ये आपके पहले चैप्टर की सिर्फ स्लाइड्स हैं, इसको आप पढ़िएगा. और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे. अभी आप डायबिटिक फुट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटिक फुट होता क्या है. बेटा नो कि आप लोगों को ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की समझ नहीं आई डेफिनेटली, लेकिन आप गैंग्रीन, उनका डिफ्रेंशिएशन, ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा. ये हम वाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे कैसे होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे, अब आपको टेक पाथवे किस तरह एक्टिवेट होता है, ये सारी चीज़ें वन बाई वन हम डिस्कस कर लेंगे. डोंट वरी. ओके, डायबिटिक फुट क्या होता है बेसिकली. डायबिटिक फुट को डिस्कस कर लेते हैं. आपने कभी न्यूरोपैथी के बारे में सुना है? न्यूरोपैथी क्या होती है? ओके,
न्यूरोपैथी ये भी हम डिस्कस करेंगे, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़ जब डिस्कस करेंगे। तो जो डायबिटिक फुट होता है, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि वो पेशेंट्स जो डायबिटिक इन नेचर होते हैं, उनके पाँव के ऊपर गैंग्रीन बनना शुरू हो गई है। डिसइंटीग्रेशन के न्यूरॉन्स या नर्व्स जो होती हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। एग्जैक्टली यूर राइट जॉन। ओके, तो मोस्टली आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके फुट के ऊपर गैंग्रीन बनना शुरू हो जाती है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो डायबिटिक फुट होता है ना, उसके ऊपर मोस्टली वेट गैंग्रीन होती है। इनिशियल कंडीशन में ड्राई गैंग्रीन होती है, लेकिन अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होगी, तो दैट विल लीड टू ए वेट टाइप ऑफ गैंग्रीन। अब होगा क्या कि जब डायबिटीज़ हो जाती है उस पेशेंट्स के अंदर ना, तो उनका जो न्यूरोनल पाथवे है वो प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं करता। जो माइलन शीथ है ना, उसकी अरोइयन होना शुरू हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं जो माइलन शीथ के ऊपर न्यूरोनल पाथवे है ना, वो पाथवे प्रॉपरली उसके ऊपर जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रोपोगेट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि माइलन शीट के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैं वो अपना पाथवे बना लेती हैं, वहाँ पे डेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो सेंसरी पाथवे है, मोटर पाथवे है या मिक्स्ड पाथवे है, जिन्होंने मैसेज को कन्वे करना होता है ना, वो पाथवे नॉर्मली इंटैक्ट नहीं रहता। जब नॉर्मली इंटैक्ट नहीं रहेगा डायबिटिक फूड के अंदर क्या होता है, मेनली की जो सेंसरी न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है, इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है, और इस एरिया के अंदर कहीं पे भी अगर कोई ट्रोमा हुआ है या इंजरी हुई है तो वहाँ पे इन्फेक्शंस हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन फेशिया को लीड करता है, टेंडन्स को लीड करता है, और एट द एंड बोन्स तक पहुँच जाता है। इसलिए अगर टाइमली डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होएगी, तो अल्टीमेटली एम्पुटेशन विद। लोअर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एग्जैक्टली बेटा हो जाती है, एग्जैक्टली हो जाती है। अब ये लोअर रेजिस्टेंस होती क्यों है बेसिकली, क्योंकि शुगर के मालिक्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये शुगर के मालिक्यूल्स हैं, ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जब वहाँ पे फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होएगी, तो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन विल बी रिड्यूस डेफिनेटली। इसके अलावा अगर कोई आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गई है, बल्कि इस्कीमिया हो गया है,
ब्लड सप्लाई डिक्रीज होएगी, उसके रिजल्ट में भी टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली जॉन, ऐसे ही होता है। नेक्रोसिस जैसे ही होएगी, नेक्रोसिस होती है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है और पेरिफेरल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाती है, नो डाउट। और अल्टीमेटली वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और एट द एंड जो डायबिटिक फुट होता है उसकी एम्पुटेशन करवाना ज़रूरी हो जाती है।
ओके, डायबिटिक फूड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने ये कहा था कि सेंसरी न्यूरोपैथी हो जाती है, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन डिक्रीज हो जाती है और इस्कीमिया हो जाता है। ये तीनों फैक्टर्स लीड करते हैं एम्पुटेशन को। और इसकी मैनेजमेंट क्या है, मैनेज कैसे करना होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको डायबिटीज़ को कंट्रोल करवाना चाहिए। दूसरा, अगर उस एरिया के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। और जो वुंड है उसको ड्राई और क्लीन करवाना चाहिए, ड्रेसिंग करवानी चाहिए। अगर पस फॉर्मेशन हो गई है तो उसको सर्जिकली उसकी पस को रिमूव करवाएं और उस एरिया की डिब्राइटमेंट करवाएं ताकि एज सून एज पॉसिबल हील हो जाए। आई थिंक काफ़ी है आज के लिए। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा उस चैप्टर को, जिसमें हमने सेल इंजरी के बारे में डिस्कस किया था। उसकी टाइप्स हैं, सेलुलर अडाप्टेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है, सेल इंजरी होते कैसे है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, गैंग्रीन के बारे में, नेक्रोसिस के बारे में। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है एक दफ़ा। सेलुलर अडाप्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल इंजरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक कोई एक टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट हो सका तो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ जब आप लोग वापस आएंगे तो जो पढ़ा होगा उसको एक रिवीजन के बाद हम उसका टेस्ट ले लेंगे। राइट, ओके। बाकी सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।